नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जब से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का ये फरमान आया है, चुनाव आयोग चारों तरफ से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी पूरी पोल, उसकी कलई, उसकी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों के सामने खुलकर सामने आ गई है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, विपक्ष का कहना है और जनता अब खुले तौर पर खुलेआम कह रही है कि ये चुनाव आयोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों तो वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसको जनता के लिए काम करना है, उसको चुनाव की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है, लेकिन वो तमाम तरह की अड़चने ये डालने की कोशिश कर रहा है कि कैसे जो मतदाता हैं उनको मतदाता सूची से उनके नामों को काटा जा सके। होना तो ये चाहिए था कि उसकी हर कोशिश हो कि शामिल किया जा सके, लेकिन लग ऐसा रहा है एसआईआर के बाद कि उसकी हर कोशिश है कि कैसे लिस्ट में से नाम जो है वो डिलीट किया जा सके। मैं बिहार पर आऊंगी, एसआईआर पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने एक नहीं चार चार सीजीआई जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने चुनाव आयोग को दी जाने वाली अथक पावर, असीमित पावर को लेकर अपने कड़े एतराजात उन्होंने जताए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इतनी पावर चुनाव आयोग को नहीं दी जानी चाहिए, इससे लोकतंत्र में एक डिसबैलेंस जो है वो पैदा होगा। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में जिस तरह की पावर दी जाने की जो मसौदा है, जो बिल है, उसमें जिस तरह की पावर जो है चुनाव आयोग को दी गई है कि वो कब चुनाव कराना है, नहीं कराना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, शासन लगाना है, नहीं लगाना है, ये सब जो है वो चुनाव आयोग तय करता हुआ नजर आएगा। अब आप ये देखिए कि जो एक्स सीजीआईज हैं उन वो कौन कौन हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है। इसमें जो जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस खेहर, इन चारों ने ही अपने एतराजात जो हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपने दर्ज कराए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है रंजन गोगोई का बीजेपी से किस तरह से क्या उनके रिश्ते हैं, या फिर यूयू ललित किस तरह से आरएसएस के करीब रहे हैं, और डीवाई चंद्रचूड़ को लेके भी तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं। अब आप ये सोचिए कि जो बीजेपी और आरएसएस के करीबी माने जाते रहे हो, अगर इस तरह के सीजीआई भी आकर चुनाव आयोग को दी जाने वाली असीमित जो शक्तियां हैं अगर उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी शक्तियां उसको दी जा रही हैं। सवाल यही उठ रहा है, चुनाव आयोग का काम हुआ है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वो देश में चुनाव कराए, कोई भी व्यक्ति अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित ना रह जाए, प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए, इस सब का काम है चुनाव आयोग पर। लेकिन लग ये रहा है कि इन 11 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चुनाव आयोग को देश का माई बाप बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो तय करेंगे कि वो देश का नागरिक है कौन, कौन नहीं है, वो तय करेंगे क्या वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि लोकतंत्र में जो आपकी सबसे मजबूत आपका अधिकार है, जो आपका फंडामेंटल राइट है वोट करने का, जिससे सरकारों को बनाना और गिराना एक जनता तय करती है, और ये अधिकार उसको लोकतंत्र में राजा बनाता है और उसको वो अधिकार देता है, उस अधिकार से वंचित वो संस्था कर रही है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कोई इस अधिकार से वंचित ना रह जाए। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये भी बताया कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है उस सब की तरफ से वो वकील के तौर पर पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बातें तो वो नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अभी 28 तारीख को फिर से सुनवाई होने जा रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया पर तो कोई रोक नहीं लगी है और ये प्रक्रिया तो जारी रहेगी, और एक तरह से चुनाव आयोग की जीत के तौर पर इसको मीडिया का एक धड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत है, ये अंतरिम जीत है
क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग की ही नहीं थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक नहीं लगाई। लेकिन जो सजेस्ट किया गया है कि आप वोटर आईडी, राशन कार्ड और तीन जो चीजें कही गई हैं, आधार कार्ड, इन तीनों को आप इसमें शामिल करिए, वो उनका कहना है कि एक बड़ी जीत है, क्योंकि 80% बल्कि 85% से ज्यादा लोगों के पास बिहार में आधार कार्ड है। और अगर इन तीनों को शामिल किया जाता है तो ये जो एक डर है कि करोड़ों वोटर इससे बाहर निकल जाएंगे, वो डर जो है कुछ हद तक खत्म होता है। क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं। अभी ये पूरा बरसात का सीजन है, रुपाई होती है ऐसे वक्त में, तो आप ये देखिए कि जो वक्त चुना गया है वो कितना क्रूशल है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि बिहार के चुनाव से पहले ही आपको ये क्यों करना है। टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा गया, जो लिमिटेड टाइम है उसको लेकर सवाल पूछा गया। और अब जो चुनाव आयोग एक हबड़ धबड़ में नजर आ रहा है और लगातार वो एक रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कहना है कि लगभग 75% से ज्यादा जो इनॉमिनेशन फॉर्म है उनको भरा जा चुका है, आप सोचिए। और 98% से ज्यादा, अब तो शायद 100% कर दिया होगा उन्होंने, क्योंकि परसों की बात थी, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और अभी एक वीडियो सामने आई, उसमें देखने के लिए मिला कि हाईवे पर जो वो इनॉमिनेशन फॉर्म है वो चारों तरफ बिखरे पड़े थे। और ये एक तरह का बिहार में एक मजाक का पात्र जैसा बन गया है। लोग ये कह रहे हैं कि फॉर्म बस ऐसे ही भरे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जा रहे हैं, जिनसे फॉर्म लिए जा रहे हैं उनको रिसीविंग नहीं दी जा रही है। अब एक खतरा जो मंडरा रहा है, वो खतरा मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, बिहार की जनता है, उन सबको सतर्क रहने की जरूरत है कि जो फॉर्म्स लिए जा रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हुए हैं, क्या खेल उसके बाद शुरू होना है। क्योंकि जो मीडिया का एक धड़ा है, देखिए, उसने इस पूरे मामले पर भी हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया है। ये वो लगातार कह रहे हैं, अगर आप कुछ चैनल्स को उठा के, उनके सो कॉल्ड प्राइम टाइम एंकर्स को आप उठाकर, आप उनके प्रोग्राम्स को उठाकर देखेंगे तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमांचल का इलाका, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर जितने लोग हैं, जितने वोटर्स हैं, उससे कहीं ज्यादा वहां पर आधार कार्ड जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो ये इस तरह का के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आधार को इसमें शामिल नहीं करना ठीक है। और ये एक तरह से चुनाव आयोग का माउथ पीस, बीजेपी का माउथ पीस बनकर, जो हमेशा से करते हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे, क्या ये इंडिया गठबंधन की जीत है? जो एक्स सीजीआईज कह रहे हैं वो कितना गंभीर है? चुनाव आयोग को इतनी पावर्स आखिर क्यों दी जा रही हैं? क्यों उन्हें देश का माई बाप बनाया जा रहा है? और क्यों जनता को एक तरह से, जो कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा होना चाहिए, उसको एक तरह से कितना निम्न, कितना छोटा किया जा रहा है कि उसे एक वोट करने के लिए भी एक तरह से दर दर की ठोकरें उसको खानी पड़ रही हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। आप स्क्रीन पर उन तीनों मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। आप देख सकते हैं धनंजय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार से वो आते हैं, और लगातार इस मामले वो अपनी राय रखते रहे। धनंजय जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत। सिद्धार्थ जी भी बिहार से आते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं राहुल लाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चुनाव आयोग इस सब पर लेकर उनका अपना काम भी है और लिखते भी रहते हैं वो इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जो सीजीआई ने, एक्स चार सीजीआईज ने जिस तरह की आशंकाएं जताई हैं, जो बात उन्होंने सामने आकर कही है, और उनमें जो मैंने नाम कहा कि वो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो लोग आकर चुनाव आयोग की असीमित अधिकारों, जो उनको पावर्स दी जा रही हैं, उस पर लेकर अगर वो अपने एतराजात जता रहे, तो ये कितना खतरनाक है। भले ही ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कहा जा रहा हो, लेकिन जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं एसआईआर से भी इसको जोड़ती है। जी, इसमें एसआईआर तो अपने जगह पर है, लेकिन ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि जो भी न्यायमूर्ति लोग इसमें आए हैं और उनकी जो राय है, उनकी राय स्पष्ट है कि ये असंवैधानिक है। चाहे वो भाजपा के तरफ झुके हुए ललित जी हों या दूसरे कोई हों, सबका ये मानना है कि ये असंवैधानिक है। तो सबसे पहले ये असंवैधानिक क्यों है? एक चीज तो ये है कि ONOE जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये अभी लंबी चलेगी।
हुआ ये कि वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने बनाया, उसको कानून बनाने से पहले उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया। सेलेक्ट कमेटी में इसीलिए भेज दिया क्योंकि उनको लगा कि वो शायद उस चीज को उस रूप में पास नहीं करवा पाते। जिस तरह से 2019 में उन्होंने 3 किसान कानून लाए थे, उन्होंने उसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा था। उनको लगा था कि मेरे पास बहुमत है तो पास करवा दिया, लेकिन 2 साल बाद उसको सड़क पर, क्योंकि सड़क पर उसका विरोध हो गया तो उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन इस बार इनको, क्योंकि बैसाखी पर है, इनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं है, पूरा बहुमत नहीं है, तो इसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया। अब सेलेक्ट कमेटी का काम है कि किसी एक कानून को देखना और समझना, कि कानूनविदों से राय लेना और उनको पूछना कि क्या ये कानून संवैधानिक है या नहीं, असंवैधानिक है। तो मेरे ख्याल से जिन जिन न्यायमूर्तियों का आपने नाम लिया, इन सबको सेलेक्ट कमेटी ने बुलाया और भूतपूर्व न्यायमूर्तियों ने कहा कि ये मसौदा असंवैधानिक है। असंवैधानिक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें संविधान क्या है ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इसीलिए असंवैधानिक है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये जुमला फेंका जा रहा है, उसमें नेशन का शब्द है, और जबकि भारत के संविधान की पहली धारा में इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, मतलब भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर देश नाम के शब्द की चर्चा कहीं नहीं है। देश नाम की जिस शब्द की ही चर्चा नहीं है, उसको आप संवैधानिक कैसे बना सकते हैं? इसीलिए भी वो असंवैधानिक हो जाता है। सबसे पहले तो, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये अभी अंत में कहाँ चली जाएगी, ये इसका अंत क्या होगा ये कह नहीं सकते, इसीलिए इसको एक कदम पीछे हटके इसको सिलसिलेवार अगर हम समझ लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले तो जो संविधान, क्योंकि इन लोगों का, सभी न्यायमूर्तियों का कहना है कि यह असंवैधानिक है, तो इसका मतलब है कि संविधान क्या है, कहीं ना कहीं सवाल संविधान का है। तो संविधान क्या है? संविधान सबसे पहले नागरिकों का दस्तावेज होता है, संविधान सरकार का दस्तावेज नहीं होता। इसीलिए हम भारत के लोग, सबसे पहले जो संविधान शुरू ही होता है उसमें शब्द है हम भारत के लोग। इसका मतलब हम व्यक्ति हैं, ध्यान में रखिएगा, हम नहीं, टीवी लाइव के जितने भी लाखों दर्शक हैं, सब लोग सबसे पहली इकाई के नाते हम व्यक्ति हैं। दूसरा, हम व्यक्ति के नाते कहीं एक गांव में या किसी शहर के मोहल्ले में रहते हैं, वो मोहल्ला किसी एक राज्य में रहता है, और वो राज्य भारत नाम की एक इकाई में, संघ, भारत के संघ में रहता है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, संविधान जो है वो वी द पीपल, हम भारत के लोग से क्योंकि शुरू होता है, इसलिए वो संविधान भारत के नागरिकों का दस्तावेज है, वो सरकार का दस्तावेज नहीं है, भारत के नागरिकों ने वो बनाया है। अब क्योंकि नागरिक सबसे पहली इकाई के रूप में किसी एक शहर में, एक शहर के वार्ड में या किसी एक गांव में रहता है, इसीलिए धारा 274 के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं किसी ग्राम सभा या वार्ड का सदस्य होता है जहां पर चुनाव होते हैं। अब क्योंकि वो वार्ड या वो गांव किसी न किसी राज्य में रहता है, इसीलिए उस राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, और हर राज्य किसी, क्योंकि भारत नाम के केंद्र क्या कहते हैं, संघ में रहता है, इसीलिए हमें लोकसभा का एक चुनाव हो जाता है। अब इसको अगर आप ढंग से इस दूसरे ढंग से समझेंगे, मतलब स्पष्ट है, संविधान के लिए व्यक्ति नंबर 1 है, भारत के संविधान में व्यक्ति नंबर 1 पर है, गांव या वार्ड नंबर 2 पर है, राज्य नंबर 3 पर है, और केंद्र की इकाई आखिरी नंबर पर है, सबसे आखिरी नंबर पर केंद्र, केंद्र सबसे नंबर 1 पे नहीं है। इसको आप दूसरे ढंग से समझ लीजिए, आप मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तो आप वो पैसा बैंक में रखेंगे, घर में थोड़े रखेंगे, पैसा आपका रहेगा, बैंक में सुरक्षित रहेगा। तो भारत की जनता को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता नाम की लॉटरी लग गई, तो जनता ने अपना पावर जो है वो अलग अलग बैंकों में सुरक्षित रख दिया, जैसे कुछ ग्राम सभा में सुरक्षित रख दिया, कुछ राज्य सरकार में रख दिया, कुछ केंद्र सरकार के पास दे दिया पावर। अब 2014 के बाद समस्या ये आ गई है कि केंद्र सरकार नाम की बैंक की नीयत बदल गई है। बैंक आपके रखे सुरक्षित पैसे को अपना मान रहा है, वो कह रहा है ये पैसा तो अब मेरा हो गया, इसीलिए असंवैधानिक कानून बनाने लगा है। असंवैधानिक कानून, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून हो, इन्होंने एक कानून बनाया इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो असंवैधानिक है। इन्होंने एक कानून बनाया ईडी का कानून, पीएमएलए का कानून, बैठे बिठाए हेमंत सोरेन जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को अरेस्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि असंवैधानिक है। इसका मतलब ही है कि केंद्र सरकार भाजपा की 2014 के बाद इनकी नीयत बदल गई है, ये जनता को नंबर 1 नहीं मान रहे हैं, ये सरकार को नंबर 1 मान रहे हैं। और संविधान हमेशा, क्योंकि नागरिकों का दस्तावेज होता है, उसमें नागरिक नंबर 1 होता है, इसीलिए सारे न्यायमूर्ति, चाहे वो बीजेपी के पक्ष के भी अगर होंगे ना, उनको यही कहना पड़ेगा, उनकी ये मजबूरी है
क्योंकि संविधान हमेशा नागरिकों का दस्तावेज होता है, वो सरकार का दस्तावेज नहीं होता। सरकार इसको अपना दस्तावेज बना के संविधान का उल्लंघन अगर करेगी, तो इसीलिए ये सारे न्यायमूर्ति कह रहे हैं कि इसमें पूरी की पूरी एक संवैधानिक पेच है, ये सारा का सारा कानून असंवैधानिक है, ये उनका कहना है। मेरे ख्याल से वो बीजेपी के अगर समर्थक भी होंगे तो उनको यही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो सच है वो तो सच है ना, उसको आप बदल नहीं सकते। भारत भारत का बिल्कुल। संविधान ही शुरू होता है हम भारत के लोग से, वो यहाँ से नहीं शुरू होता है कि हम भारत के भाजपा के वोटर से, इस शब्द से तो नहीं शुरू होता। और भारत को राज्यों का संघ माना गया है, भारत इंडिया भारत अर्थात राज्यों का संघ है। इसीलिए ये जो भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक ऐसा गुब्बारा है, जो कि वो शब्द है ही नहीं, संविधान में जो शब्द नहीं है उसका अगर आप इस्तेमाल करके कोई कानून बनाना चाहिएगा, तो स्वाभाविक है कि वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इन्हीं चीजों की ओर न्यायमूर्तियों ने क्या कहते हैं प्रकाश डाला है, उस तरफ इस बात को उनका क्या कहते हैं आकृष्ट किया है कि ये अगर आप काम करने जाएंगे तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। बुशरा जी। बिल्कुल। आप जी, ज़ाहिर सी बात है आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं और ये टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं आपने एक तरह से आसान भाषा में यहाँ पर दर्शकों को समझाए हैं। राहुल जी के पास आऊँ उससे पहले धनंजय जी आपका एक ओपनिंग कमेंट कि ये कहा जा रहा है कि ये फिलहाल जिस तरह की सुनवाई हुई है और जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो फौरी तौर पर एक तरह से जीत है इंडिया गठबंधन की। और ये अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कहा और कहा कि ये भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है। और उन्होंने नागरिकता को लेकर और जिस तरह से 2003 के बाद के वोटर्स की उन्होंने वो तमाम बातें जो तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो उन्होंने रखे हैं और एक बहुत उम्मीद उन्होंने जताई है। उनको ये उम्मीद भी है कि 28 तारीख को जब सुनवाई रिज्यूम होगी दोबारा से जब होगी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पर अंतिम रोक भी लग सकती है। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको और बिहार की जनता जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और फॉर्म बांटने और उसके रिकॉर्ड कायम करने को लेकर चुनाव आयोग जिस तरह की जल्दबाजी में लगा हुआ है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है। लेकिन ये भी कि एक इतनी इंडिपेंडेंट संस्था जिसकी एक इज्जत हुआ करती थी उसको क्या बनाकर रख दिया गया है। देखिए, सिद्धार्थ भाई ने बड़ा बढ़िया तरीके से समझाया कि हमारा संविधान क्या है। वी द पीपल जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में सब आते हैं। अकेले नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, अकेले ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं आते हैं, और न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो आते हैं। अकेले कोई नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ उसमें। जो बड़े बड़े महान बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम बन गए तो हमको अधिकार दे दिया देश को कुछ भी कर दें, ये अधिकार नहीं दिया गया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर आप जो है गड्ढे खोद रखे और उस गड्ढे के हिसाब से आपका आचरण हो गया। आप नागरिक नहीं रहे, नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहते, ये दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है हमारे देश की। लेकिन हर कोई नागरिक है। अभी एक और मैं बताऊं, बिहार में एक से खबर आ रही है कि एक व्यक्ति को कहा कि चचा आप फॉर्म भरे, इन्यूमरेशन फॉर्म। बोले मोदी जी भरे क्या? बोले नहीं, मोदी जी कैसे भरेंगे, तो प्रधानमंत्री हैं। बोले पहले नागरिक तो बनो, प्रधानमंत्री बाद में बनना। तो एक आम आदमी ये कह रहा है। एक और बताऊं कि अभी सर्वे आया है सी वोटर का, न्यूज तक दिखा रहा है, उससे 65% लोग ये मानते हैं कि सरकार को फायदा देने के लिए चुनाव आयोग ने ये काम किया है और ये गलत है। उसके बाद बताऊं कि एक हमारे मित्र है पुष्य मित्र, पत्रकार है, इंडिया टुडे के लिए भी काम कर रहे हैं, बिहार के कई अखबारों के लिए काम किया, चर्चित पत्रकार है, बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट है। फेसबुक उन्होंने पोस्ट लिखा है, पटना में रहते हैं, पटना देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी है। पटना में रहने वाला व्यक्ति पत्रकार है, उसके घर पे एक फॉर्म देने के लिए आता है। वो व्यक्ति उस समय नहीं है, पत्रकार घर पे नहीं है, तो उसको नहीं पता कौन देने आया। दूसरी बार जब फॉर्म कलेक्ट करने आता है तो पत्रकार है, पुष्य मित्र पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, आप क्या बीएलओ हो? बोला नहीं मैं बीएलओ नहीं हूँ, मैं वार्ड मेंबर हूँ, उनका स्टाफ वार्ड मेंबर जो है, जो उसका स्टाफ। तो बोला बीएलओ कहाँ है? बोला वो हमारे ऑफिस में बैठे हैं, हम ही को कहा गया कि फॉर्म दे आओ, फॉर्म ले आओ। फिर जो फॉर्म दिया गया वो जो 2003 से पहले के जो वोटर हैं उनके लिए है कि प्री फिल्ड फॉर्म दिया जाएगा, आपका सब डिटेल भरा हुआ रहेगा, आपको अप्रूव करना है साइन करके कि हाँ ये सही है।
तो खाली फॉर्म दिए गए। फिर बोला कि एक काम करो, बीएलओ का नंबर दो। बोला नहीं, बीएलओ का नंबर हमारे पास नहीं। फिर बोला कि रिसिप्ट दो, क्योंकि फॉर्म ले जा रहे हो तो रिसिप्ट दोगे ना कि मैंने फॉर्म भरा है। बोला नहीं, रिसिप्ट देने के लिए हमको नहीं कहा गया, रिसिप्ट नहीं दिया जाता। अब ये बताइए, पत्रकार से ये संवाद हो रहा है, चर्चित पत्रकार है, मोहल्ले का पत्रकार नहीं है, देश का माना हुआ पत्रकार है। वो अपना अनुभव बता रहा है कि उसके पास बीएलओ नहीं आया। चुनाव आयोग ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि बीएलओ 3 बार जाएंगे उनके घर पे। बीएलओ वार्ड मेंबर के घर में ऑफिस में बैठा हुआ है। वार्ड मेंबर वो जरूर बीजेपी का होगा, मुझे नहीं पता, उन्होंने डिटेल लिखा नहीं, मैं फोन करके पूछूंगा तो पता चलेगा। बीएलओ लिख लीजिए, वो बीजेपी का मेंबर होगा। अब उसके बाद बीएलओ नहीं जा रहा है, वार्ड मेंबर का स्टाफ जा रहा है, फॉर्म लेकर के आएगा, रिसिप्ट नहीं दे रहा है, फॉर्म जो नहीं भरेगा उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। ये पटना में हो रहा है, तो गांव की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाइए। एक दूसरा मैं बताता हूँ उदाहरण। पटना में पटना अगर आप गए हो, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हो, अगर पटना में गांधी मैदान है, एकदम हार्ट स्थल पे, हृदय स्थल पे गांधी मैदान बीचों बीच में। गांधी मैदान से एक सड़क जुड़ती है जो जाती है पीएमसीएच की तरफ या सिटी की तरफ, पटना सिटी की तरफ, उसको अशोक राजपथ कहते हैं। अशोक राजपथ पर डबल डेकर सड़क बनाई गई, वहां पे गाड़ी आने जाने वाली गाड़ी अलग और वहां पे मेट्रो भी लेके आया जाएगा। अभी वो डबल डेकर जो रोड है वो चालू कर दिया, उस पर ढेर सारे फॉर्म फेंके गए, भरे हुए फॉर्म, साइन किए हुए फॉर्म कोई फेंक करके चला गया। कौन फेंक के गया, इस सरकार का, चुनाव आयोग का जांचने का काम है, जांचो। लेकिन अगर भरे हुए, आप सुनते होंगे, आपको नजर में जी होगा, पत्रकार है आप सब, कि बना हुआ वोटर आईडी कार्ड गटर में फेंका हुआ मिला, फलाना आधार कार्ड वहां फेंका हुआ मिला। ये हम लोग के सामने है। जिस बिहार में 34% लोग, 36% सॉरी, 36% लोग निरक्षर हैं, जिनको अंगूठा लगाएंगे फॉर्म पर। क्या जब पत्रकार को नहीं दिया जा रहा रिसिप्ट मांगने के बाद भी, तो क्या अंगूठा लगाने वाले को देंगे वो रिसिप्ट? कितने लोगों को भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ है। ये डॉक्यूमेंट वाला जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था, वो तो दिखाने के लिए, सेकेंडरी है वो। प्राइमरी है कि आप रिसिप्ट क्यों नहीं दे रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता जांचना आपका काम नहीं है। इसने क्या कहा, हम अधिकार है, नागरिक जो है वही वोटर बने। नागरिक वोटर बने मतलब क्या होता है? तुम नागरिकता जांचोगे, गृह मंत्रालय जांचेगा नहीं। गृह मंत्रालय किस आधार पर जांचे? उस कपिल सिब्बल ने वो भी बताया। लेकिन जो अभी आप जिस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो ने ये राय दी, वो राय क्यों दी? वो कहा कि उन्होंने कि जो है इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता चुनाव आयोग को कि वो मनमानी कर सके। अरे दिया जा सकता है, दिया जा चुका है। 47 लाख वोटर महाराष्ट्र में बढ़े। राहुल गांधी बार बार, तो राहुल गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है लोकसभा में। वो कह रहे हैं कि आपने गड़बड़ी की है। चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता, उसकी जो भूमिका थी वो ये कि वो कहता कि हम जो है महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराएंगे, और जो अगर जो कह रहे हैं हमारे एलओपी, उनकी बात सत्य है कि नहीं है, ये देश के सामने आना चाहिए। ये ईमानदारी की बात थी, ये करना था। एक और बात मैं कहूँ, चुनाव आयोग ज्ञान दे रहा है, लग रहा है कि इसके पहले ज्ञान देश में था ही नहीं, पहला ज्ञान यही लेके आया। क्या ज्ञान दिया कि जो है हमारे पास ये राइट है कि हम ये तय करें। क्या क्या राइट है आपके पास? क्या राइट है आपके पास? राइट है ये लिखा हुआ कि जो इस देश के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं, जो पागल नहीं है, जो अपराधी नहीं है, घोषित तौर पे सजा याफ्ता, वो सब वोट देने के अधिकारी हैं। उनको आप मतदाता पत्र, उनका वोटर आईडी बनेगा और वो वोट देंगे। वो वोट दे, ये आपका सुनिश्चित करने का काम है कि उनका वोट, वो वोट दें, ये सुनिश्चित करना काम है आपका, कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। फिर जो है आपका दूसरा है कि जो वोटर है, वो वोटर जहां वोट देना चाहते हैं वहीं वोट जाए, ये भी सुनिश्चित करना आपका काम। और तीसरा है कि जो प्रक्रिया आपकी है ट्रांसपेरेंट हो, ताकि किसी नागरिक को ये संदेह ना हो कि हमने वोट दिया, पता नहीं हमने तो इसको वोट दिया था, कहीं उसको तो नहीं चला गया। आजकल तो खूब हो रहा है कि वोट देते हैं ए को, चला जाता है बी को। तो ये 3 जी काम मूल तौर पे यही है चुनाव आयोग के, इसके इतर कोई काम नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है, मैं तय करूंगा कौन नागरिक है कौन नहीं। अरे तुम्हारे बाप का देश नहीं है बे,
ये देश जो है इस देश के नागरिकों का है, हर नागरिक का बराबर अधिकार, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या धनंजय कुमार हो, या लल्लू राम हो, सबके बराबर अधिकार है। संविधान यही कहता है। अगर आप संविधान के रक्षक होते तो आप नागरिकों की बात करते हैं, आप नागरिकों को त्रास देने की बात कर रहे हो, नागरिकों को परेशान करने की बात कर रहे हो। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ करके सैलरी लेकर के, जो आम आदमी के पैसे से दिया जा रहा है, वहां से ज्ञान दे रहे हैं कि ये देश के नागरिक दौड़ो, ये जो कहा जा रहा है करो, तुम सर्टिफिकेट ढूंढो, तुम फलाना लाओ, तुम ये करो, हम तय करेंगे तुम नागरिक हो कि नहीं हो, तुमको वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल। ये अधिकार कहाँ से आया, कौन दिया, कौन सा संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है? ये बहस होनी चाहिए। लेकिन एक और राय मैं अपने रख दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बहस हुई, उस बहस में नंगा तो कर दिया उनको, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अरे चुनाव आयोग को कहाँ रोका गया। अरे चुनाव को कौन रोकने की बात कर रहा था? चुनाव आयोग अगर मतदाता पुनरीक्षण कर रहा है, वो उसका अधिकार है। अधिकार है मतलब कर्तव्य है कि वो करे, ताकि गलत मतदाता न वोट देने चले जाए, सही मतदाता न छूट जाए। कोई मर गया है तो उसका नाम निकाला जाए, कोई 18 साल से ऊपर का हो गया उसका नाम डाला जाए, ये काम है उसका। इसके इतर कोई काम नहीं है चुनाव आयोग का। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग चूंकि उसके कंट्रोल में चला जाती है, पूरी सत्ता, कलेक्टर कहाँ जाएगा, कैसे क्या होगा, उसको मांग रहे हैं अधिकार। अधिकार ये दिया गया है कि आप सरकार, चुनाव आयोग चूंकि निष्पक्ष होगा, नागरिकों की तरफ से है, सही व्यवस्था हो, इसलिए वो करे। कोई सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि डीएम कलेक्टर मैं तय करूं, वो चुनाव आयोग, ये उस अधिकार जो नागरिक के अधिकार है उसको सुरक्षित करने के लिए वो अधिकार दिया गया। उससे वो क्या मांग रहा है कि मैं विधाता हूं, मैं तय करूंगा क्या होगा। ये गलत, बिल्कुल, ये गलत व्याख्या है। जी जी बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही है। और जाहिर सी बात है, इसको देखने की जरूरत है। कपिल सिब्बल को आज मैं सुन रही थी, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि महाराष्ट्र में वोटर्स बढ़ाकर चुनाव की ठगी की गई और चुनाव की चोरी की गई, बिहार में वोटर्स को डिलीट करके चुनाव की ठगी की जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिहार में आप वोटर्स बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां से तो लोग माइग्रेट करते हैं, वहां माइग्रेट करके लोग आते नहीं हैं। तो इसीलिए आप महाराष्ट्र में जो दिखा सकते हैं वो बिहार में आप नहीं दिखा सकते, वो रीजन आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए बिहार मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। चुनाव आयोग रुक नहीं रहा है। चुनाव आयोग का ये कहना है, और उसने कह दिया है, उसका ये भी कहना है कि उसने तैयारियां भी शुरू कर दी है, मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है कि बिहार के बाद वो पूरे देश में एसआईआर जो है वो पूरे देश में वो लागू करने जा रहा है। पूरे देश में ये प्रक्रिया होगी, अलग अलग राज्यों में होगी। अब आप इससे समझ जाइए, बिहार में अगर ये हथकंडा काम कर जाता है और 28 तारीख को अगर इस पर रोक नहीं लगती है, या आगे आने वाले दिनों में इस पर रोक नहीं लगती है, तो अगला नंबर होगा वेस्ट बंगाल का, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आसाम का नंबर होगा, और इसी तरह से और तमाम जगहों पर जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, यहां बीजेपी चाहती है जो सरकार है वो उसकी बनी रहे, और वहां पर उसको किसी तरह का डाउट हो रहा है। एक और बात जो कपिल सिब्बल ने कही वो ये कि जो मुस्लिम मतदाता है उसको बहुत डर लग रहा है। वो ये सोच रहा है कि अगर उसने फॉर्म भरा तो कहीं ऐसा तो नहीं, फॉर्म भर के उसकी जो डिटेल्स जाएंगी, कहीं उसकी नागरिकता पर सवाल ना खड़ा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे बांग्लादेशी या कुछ और बताकर उसको ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए और उसके बाद वो अपनी लड़ाई लड़ता रहे कि नहीं वो तो इस देश का ही नागरिक है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो उन्होंने कही हैं, और कपिल सिब्बल भी इस मामले में वकील हैं। राहुल लाल जी, आप इस मामले को कितना संगीन और किस तरह से देख रहे हैं? आपने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं, चुनाव आयोग को लेकर लगातार आप लिखते रहे हैं, ये जो किया जा रहा है ये कितना घातक है देश के लिए? और अगर वो ये कहे चुनाव आयोग कि ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी लागू होगी और उसको लेकर देश के जाने माने वकील और तमाम पार्टियां, नागरिक, हर कोई अब सामने आकर खड़ा हो जाए, और अगर इस पर रोक नहीं लगती है तो कितना खतरनाक ये बिहार के इलेक्शन के लिए? नहीं, अगर इस पे ऊपर रोक नहीं लगती तो बिहार के चुनाव के लिए नहीं, मैं मानता हूं कि पूरे जो देश भर के जो हमारा डेमोक्रेसी है वही खतरे में पड़ जाएगा। तमाम आप लोकतंत्र के मूल आत्मा को ही खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग को शक्तिशाली बना के भारतीय जनता पार्टी अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। नहीं तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होनी चाहिए थी। और देखिए, विपक्ष को और तमाम लोगों को शक तो उसी से हो गया था जब सीजीआई को हटाया गया था उस टीम से। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चाहिए था कि उसमें वो अपने मन से जिसे बनाना चाहे, कि वो ज्ञानेश जी को बनाना चाह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्हें बना दें। तो उनको अपना ही पिट्ठू बैठाने का प्रयास करना था। और आज हम लोग देख रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जितना जो है कि वो जो इनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है उससे ज्यादा क्षेत्रीय कार्यालय का रोल जो है वो चुनाव आयोग निभा रहा है। और देखिए अभी एसआईआर का मामले पे तो एक खतरनाक मामला है ही, लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में भी जो उसको शक्तियां दी गई है, जो कि पूर्व के तमाम जो है कि मुख्य जो है कि न्यायाधीशों को, सीजीआई को, 4 सीजीआई को आके खुल के कहना पड़ गया है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ज्यादा ताकत नहीं दे सकते। हमारे संविधान में बड़ी शानदार व्यवस्था की गई है दूसरा जी कि शक्ति संतुलन बंधा हुआ है, अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं की अलग अलग जिम्मेवारी है, आप उस शक्ति संतुलन को तोड़ने में लगे हुए हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी गलत है। आप अमेरिकी व्यवस्था क्यों चाह रहे हैं? प्रेसिडेंसी, देखिए 2 फॉर्म को गवर्नमेंट व्यवस्था है। एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें कि जब तक आपका लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत है तब तक सरकारें चलती हैं। जब देश हम लोगों का आजाद हुआ था तो केंद्र के चुनाव, राज्य के चुनाव एक साथ होते ही थे दूसरा जी, लेकिन राज्य सरकारों के चुनाव भंग होने लगे, अलग अलग वहां पर गठबंधन सरकारें बनने लगी, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई 1967 के बाद। तो आप एक लगातार एक अमेरिकी मॉडल है, जो अमेरिका में मॉडल है कि भाई चुनाव फिक्स होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव है तो 4 साल बाद ही होगा, कांग्रेस के चुनाव है तो वो 2 साल बाद 4 साल बाद, वो एक अलग सी व्यवस्था बनी हुई है। भारत में यह व्यवस्था संभव नहीं है और हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है। और उसको केशवानंद भारती केस में 1973 का जो केशवानंद भारती केस है उसमें उसे संविधान के आधारभूत ढांचा में शामिल किया गया, आप उसे बदल भी नहीं सकते। नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि आप ये कौन होता है चुनाव आयोग की कब किस जगह पे विधानसभा चुनाव कराना है नहीं कराना है? तो ये तो एक बहुत ज्यादा ही जो है कि उसको एक अधिकार दे देने वाली स्थितियां हैं। अब देखिए सबसे रोचक बात जो चुनाव आयोग अभी बिहार में कर रहा है एसआईआर को लेके, जिसके ऊपर कि वो कह रहा है कि हम आर्टिकल 326 में जो सभी वयस्क लोगों को मताधिकार का अधिकार है उसमें हम क्वालिफिकेशन तय कर रहे हैं। देखिए भारत में व्यवस्थाएं बिल्कुल तय बनी हुई है। कोर्ट में भी यह मामला आया, अगर नागरिकता परीक्षण करना है, नागरिकता परीक्षण करना जो है कि वो चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय तय करती। अगर उनको इतना ही ज्यादा नागरिकता परीक्षण कराने का शौक था तो वो गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगती कि आप बताइए कौन नागरिक और कौन नागरिक नहीं है। धनंजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए 326 के अंतर्गत क्या क्या योग्यता है। उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, वो मानसिक रूप से सही हो, उसके ऊपर तमाम दूसरे प्रकार के केस मुकदमे नहीं हो भ्रष्टाचार से संबंधित। तब तो मैं कहता हूं दूसरा जी की अब तो चुनाव आयोग 1 लाख तो कम से कम मेंटल डॉक्टर की भी भर्ती कर लेनी चाहिए उनको, कि आपको लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी जांच करना है तो आप भर्ती कीजिए डॉक्टर का भारत में जो है। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई भारत तो उतना सक्षम नहीं है, मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को जितना कमजोर कर दिया है कि आप 1 लाख मेंटल डॉक्टर की भर्ती करें और प्रत्येक मतदाता का जो है कि बुद्धिमत्ता का परीक्षण करें कि वो उनका मानसिक दिवालिया हालत उनकी सही है कि नहीं है। तो भाई लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स पे चले जाइए, आजकल तो एक प्रजाति है दूसरा जी जिसको हम लोग कहते हैं अंधभक्त। भाई अंधभक्त कोई है तो वो मानसिक रूप से दिवालिया तो हो ही गया वो पहले ही जो है। अगर वो अंधभक्त है और कुछ सोच ही नहीं सकता है वो, तब तो आप लगाइए ना उनके ऊपर, अंधभक्तों के ऊपर, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कीजिए आप। ये देखिए इतनी बेतुकी बातें चुनाव आयोग कर रहा है कि वो चुनाव आयोग 1995 का इलेक्शन जब बिहार में टीएन सेशन करा रहे थे उसमें चुनाव आयोग ने अपनी गरिमाओं को जो है कि ग्रहण किया था 1995 के विधानसभा चुनाव के दरमियान में। और 2025 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग अपनी सारी गरिमा को, सारी मर्यादाओं को भूल रहा है, वो खत्म कर रहा है उसी बिहार के चुनाव में जो है। यह बड़ी दुखद सी स्थिति है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग किस गति और दिशा की तरफ जा रहा है। अच्छा, वो देश की जनता को और बिहार की जनता को कितना मूर्ख समझ रहा है, वो तर्क कुछ भी लगातार दे रहे हैं। बिहार में 7 करोड़ 90 लाख टोटल मतदाता है चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार ही। उनका कहना है कि 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, और वो एक आंकड़ा देते हैं 4 करोड़ 96 लाख का एक आंकड़ा दे देते हैं वो कि भाई लगभग 5 करोड़ लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो परेशानी है डाटा आंकड़ा देना है वो 3 करोड़ लोगों को देना है। जबकि चुनाव ये बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। 4 करोड़ 96 लाख लोगों में से खुद केंद्र सरकार के आंकड़े, बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों का तो जो है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है दूसरे। तो यह कहना कि नहीं 3 करोड़ लोग देंगे और 5 करोड़ लोगों को तो कुछ डॉक्यूमेंट देना नहीं है, नहीं भाई देना है। लगभग 5 करोड़ लोग डॉक्यूमेंट देने वाले लिस्ट में है दूसरा जी। और जब चुनाव आयोग यह बताता है कि भाई फॉर्म कितने आ गए तो आप बताइए ना कि डॉक्यूमेंट वाले फॉर्म कितने आ गए। और बेहद संवेदनशील मामला है कि बिहार के पटना के बारे में तो अभी यहाँ पे चर्चा किया कि पटना में फॉर्म इधर उधर फेंके हुए मिले।
हम लोग किसी भी बिहार में 10 जगह आप फोन कर लीजिए और पता करते हैं हम लोग कि भाई किन लोगों को फॉर्म मिला है। लगभग वो अधिकांश लोगों को अभी भी फॉर्म नहीं मिला है। चुनाव आयोग का कहना है कि 90% लोगों को हम लोग फॉर्म जो है कि भेज चुके हैं। 98 वो हाँ 98%। और उनका सोचे ना, उनका वो जो जमा करने वाला आंकड़ा है वो कभी तो वो 75 पे रहता है, कभी अचानक से जो है कि वो अचानक से एक दिन घोषणा कर दें कि 99.9% लोगों ने फॉर्म जमा भी कर दिया है। बिहार एक बीएलओ को एक मतदाता के पास 3 बार जाना है, तो 3 बार जाने का प्रकरण बिहार के 75% हिस्सा बाढ़ प्रभावित हिस्सा है। आप कैसे पहुंच गए उनके पास? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों ने कैसे क्या चीजें दे दी? तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है यहाँ पे, आपने कैसे तय किया? भारत में क्या नागरिकता को जज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाया है हम लोगों ने? किस डॉक्यूमेंट को दिखा दिया? आज कहते हैं कि आधार कार्ड फर्जी बन सकता है, क्या पासपोर्ट जो है कि फर्जी नहीं बन रहा है? दूसरा जी, एक तो बिहार में 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। हम लोग तो लगातार देखते हैं, आए दिन कवर करते हैं कि एक व्यक्ति के पास 3-3, 4-4 पासपोर्ट होते हैं, अलग अलग नामों से पासपोर्ट होते हैं, तो पासपोर्ट भी फर्जी बनते हैं। और जो गोदी मीडिया के लोग जो एक नया सभाष लेके बैठे हैं, जिसके तरफ आपने अपनी भूमिका में कहा भी, आधार कार्ड को जो जोड़ रहा है और कह रहे हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में बड़ी आधार कार्ड की स्थिति वहां पे है कि आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। भाई आधार कार्ड की संख्या तो ऐसे मतदाताओं से ज्यादा होगी। वो भाई एक बच्चे का भी जो 18 वर्ष से नीचे का एक छोटा बच्चा है, उसका भी आधार कार्ड बनेगा। और दूसरी बड़ी बात कि बिहार में नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री हैं। अगर आप घुसपैठिए के मामले को उठाना चाह रहे हैं तो फिर तो सवाल आप ही के ऊपर खड़े होंगे। 2005 से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में घुसपैठिए कैसे आ गए? 2011 से देश में आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए, तो 2014 से आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, तो घुसपैठिए बिहार में कैसे आ गए? बिहार में घुसपैठिए आके करेंगे क्या? आपने देश की अर्थव्यवस्था को अपने इतना गड़बड़ बना दिया है। आप मुझे तो खबर भी नहीं दिखती कहीं पे कि घुसपैठिए बिहार आ रहा है। भाई घुसपैठिए दिल्ली आता है, समझ में आता है, घुसपैठिए गुजरात आता है, समझ में आता है, घुसपैठिए महाराष्ट्र में आएंगे जहां पे अर्थव्यवस्था की गतिविधियां चल रही है, समझ में आता है। वो बिहार में आके क्या करेंगे वो? और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि जो चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र में घर है हमारा, तो वहां के जो और लगातार जो बीएसएफ वगैरह की तमाम जो रिपोर्ट्स आती रही है केंद्र सरकार के पास, हाल के दिनों में पिछले कम से कम 7-8 सालों से, और कोरोना के बाद की स्थिति बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, उल्टा माइग्रेशन चल रहा है। यानी भारत से लोग चुपके चुपके बांग्लादेश जा रहे हैं। वहां पे रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध है भारत की तुलना में, यह स्थिति बनी पड़ी हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है चुनाव आयोग को लेके, ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति का मामला है। उनके ऊपर जिम्मेवारी तय करना जो आप कह रहे हैं कि अगर ये बिहार में नहीं रोका गया तो इसको कहां जाके रोका जाएगा? संविधान में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग पहले अगर कवर करते थे इलेक्शन कमीशन को, जब हम लोग एक इलेक्शन कमीशन को भेज देते थे कि किसी एक्स स्थान पे 3 दिन से कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको भी जो मतदाता सूची में शामिल किया जाए, उसको मतदाता सूची में शामिल किया जाता था। जो आदमी बेघर है वो भी इस देश का नागरिक है, उसे भी वोट डालने का अधिकार था। इसी इलेक्शन कमीशन ने ये सारे आदेश जारी किए थे। अब बताइए दूसरा जी, वो वोट कहां से डालेगा? यहाँ तो जो लोग जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है उनके पास ही फॉर्म नहीं पहुंच रहे। आप फॉर्म का रिसीविंग नहीं देंगे, आप दिखा दीजिएगा कि भाई उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए हैं। तो ये बहुत गड़बड़, बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला करने की तैयारी चल रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको सुप्रीम कोर्ट के चर्चा के दरमियान में उठा था कि अगर आधार कार्ड को आप हटा रहे हैं, कि आधार कार्ड को आप कह रहे हैं कि नागरिकता का दस्तावेज नहीं, तो भाई मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र दस्तावेज कैसे बन गया? दूसरे जो 11 डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो नागरिकता का दस्तावेज कैसे बन गया? भारत में नागरिकता का कोई दस्तावेज है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन जितना ज्यादा स्पष्टीकरण देता है वो उतना ही ज्यादा फंस जा रहा है। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव चीज मैं देख पा रहा हूं बिहार को लेके, कि बिहार में जो 9 जुलाई को जो बिहार बंद थी, तमाम लोगों ने वहां के बंद को देखा है, चाहे आरजेडी का पुराना बंद किया हो, बीजेपी की तरफ से बिहार बंद किया गया हो, दूसरे पार्टियों की तरफ से, इस प्रकार का अभूतपूर्व बिहार बंद कभी नहीं हुआ हाल फिलहाल के समय में। तमाम मैंने पत्रकार मित्रों से बात की, गांव छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे दुकानें भी लोगों ने स्वाभाविक तौर पर बंद कर दिया था। तो इसका मतलब है धनंजय जी जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि बिहार में 65% लोग जो है कि वो मान रहे हैं कि ये सरकार जो है जनता को दूर कर रही है चुनावी प्रक्रिया से, वो आक्रोश सामान्य जनता तक पहुंच चुका है। दूसरा जी, एक बड़े आक्रोश वाली स्थिति, इसको नहीं संभाला गया तो फिर ये इस देश की स्थिति क्या होगी? एक आखिरी पंक्ति कहूंगा, मोदी जी अच्छे मॉडल दुनिया भर में फैले हुए हैं, दूसरा जी वो नहीं लाते। ये जो एसआईआर का घटिया मॉडल है वो भी मोदी जी अमेरिका से लेकर आए। अमेरिका में जब रंगभेद की शुरुआती परिस्थितियां बनी हुई थी, संविधान ने जब दे दिया था कि गोरे काले सबों को मताधिकार दे दिया था, तब वहां पे एक तरह से ये इस प्रकार के पहचान पत्र मांगे जाते थे, इस प्रकार के नियम बनाए जाते थे, जिससे वो व्हाइट के पास तो वो चीजें, वो दस्तावेज मौजूद हो, ब्लैक्स के पास ना हो।
अब वो मॉडल अमेरिका में खारिज हो चुका है, अमेरिका में वो मॉडल खारिज होकर अमेरिका तो आगे बढ़ चुका है। ये 100 साल पुराने वाले अमेरिका में ये कहानी हो रही थी। और अब जो भारत अभी 21वीं शताब्दी का भारत जिसको हम विश्वगुरु भारत बनाना चाहते हैं, अमेरिका के पुराने हुए घिसे पीटे फॉर्मूला को भारत में लागू करना है बेवकूफ तरीके को, ये अति शर्मनाक कहानी है बुसरा जी। इसको लेकर तो पूरे देश को संघर्ष करने की बड़ी कठोर आवश्यकता है। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हम क्या अब पुराने उसमें जा रहे हैं, जिन बेड़ियों से हम निकल कर आ गए, आज़ाद होकर आ गए, हम फिर से अब ये फ़र्क कर रहे हैं और हम ये बताने की, क्योंकि देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जो डर है वो डर ये है कि जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, वो सब इसमें कहीं ना कहीं जो काटे जाएंगे, जिनको डी इनफ्रेंचाइज किया जाएगा, वो ये वोटर्स होंगे, इनकी वोटबंदी की जाएगी। यही तो डर है जो बताया जा रहा है लगातार। और अब आप ये देखिए कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मतदाता है सिर्फ वही असली वोटर और नागरिक है, बाकी की हमें जरूरत ही नहीं है, यही बताने की तो कोशिश की जा रही है। ये कोशिश क्या, यही तो देश को बताया ही जा रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल ये है कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिन फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जा रहे हैं और ना रिसीविंग दी जा रही है फॉर्म्स लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि ईआरओज जो हैं वो ये तय करेंगे कि वेदर यू आर अ सिटीजन और नॉट, आप एक वोटर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये ईआरओ को एक तरह की अथक पावर दी गई है। क्या आपको लग रहा है कि फॉर्म भी इसीलिए जल्दी जल्दी भरे जा रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारी प्रक्रिया कितनी शानदार तरीके से चल रही है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में एक फेस सेविंग होगी, और तीसरा जो उनका मकसद है कि हमारे पास तो तमाम डिटेल्स आ गई, अब हम तय करेंगे यू कैन वोट, यू कैन नॉट वोट, यू आर अ सिटीजन एंड यू आर नॉट अ सिटीजन, वो उन फॉर्म से तय कर लिया जाएगा। क्या ये एक बड़ा खतरा नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं अगर किसी रेस्तरां में जाऊं और वहां पर बैरा मुझसे पूछे कि आप क्या खाना खाइएगा, तब तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं अपनी कार ठीक करवाने जाऊं मैकेनिक के पास और वो कहे कि आप क्या खाइएगा, तो मैकेनिक तो खाने पीने का जगह नहीं है ना, वहां तो गाड़ी ठीक करता है। तो सबसे पहली बात है कि चुनाव आयोग को इस तरह का कोई सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। इसीलिए इससे पहले भी इस कार्यक्रमों में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया, चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव करवाना है, किसी की नागरिकता तय करना या नहीं करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। हमें, इस देश के नागरिक को कोई सरकार नागरिकता देती नहीं है। मैं जिस दिन भारत में पैदा हो गया, मैं खुद नागरिक हो गया। अगर मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूं, किसी को आपत्ति है, तो वो प्रमाणित करे कि मैं नागरिक कैसे नहीं हूं। जिस तरह से 2008 में अजमल कसब को फांसी जब चढ़ानी थी, तो भारत की सरकार ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि वो भारत का नागरिक नहीं था, वो पाकिस्तानी नागरिक था। तो आपको ये साबित, जो आपत्ति कर रहा है ना, उसको साबित करना है कि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूं। नागरिक को कुछ करना नहीं है, मैं पैदा हो गया, मैं नागरिक हूं यहाँ का। अब आपको अगर किसी को आपत्ति है तो आप साबित कर दीजिए कि हम नागरिक नहीं। इसीलिए नागरिक के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है कि वो अपनी नागरिकता साबित करे। चुनाव आयोग नहीं, कोई भी आके भारत के किसी नागरिक को कह नहीं सकता कि तुम मुझे कागज दिखाओ, नहीं तो तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। अगर वैसा होता ना, तो मान लीजिए भारत में किसी के पास कोई कागज नहीं है, मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसके पास किसी कारण से कोई कागज नहीं है, अब मान लीजिए उसका कोई खून कर दे और बोले तो हमने तो किसी को मारा ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई कागज नहीं था, तो मारने वाले को क्या फांसी की सजा नहीं होगी? उसने तो मारा ना, किसी ने किसी आदमी को मारा, तो फांसी तो होगी। सिद्धार्थ जी, आपको एक चीज में रोक रही हूँ मैं। आसाम में आपने देखा होगा एनआरसी की प्रक्रिया जो है वहां पर चली थी। लोगों के पास दस्तावेज थे, उन्होंने दस्तावेज अपने दिए, ये कहा कि वो नागरिक है, लेकिन उनको फिर भी डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। वो फिर कानूनी लड़ाई अपनी ट्रिब्यूनल में जो है वो लड़ते रहे। तो ये तो है ना कि अगर आपको ये कह दिया गया कि भाई आप नागरिक नहीं है, तो आप प्रूफ करते रहिए और आप एक कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए और आप डिटेंशन सेंटर में रहिए, आप तभी तमाम अधिकारों से अपने आप वंचित किए जाएंगे। और यही खतरा जो है वो लोगों को बिहार में है कि कहीं बैकडोर एनआरसी तो नहीं लाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि ये होम मिनिस्ट्री का काम है, ये आपका काम नहीं है, तो शायद चुनाव आयोग के जरिए तो शायद इस पर ये रोक लग गई। लेकिन ये एक प्रक्रिया तो है, ऐसे तो लोगों को आप देखें कि आसाम से लेकर तमाम जगहों पर परेशान किया गया है। हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पे सीए एनआरसी एक अलग कानून है, उसके अंतर्गत कोई पूछ रहा है तो अलग बात है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग ये कागज नहीं पूछ सकता। चुनाव आयोग इस देश में किसी को नागरिकता नहीं पूछ सकता। मैं अगर कहीं का वोटर हूं तो मैं दो ही स्थिति में वहां का वोटर नहीं रहूंगा,
या तो मैं मर जाऊंगा और चुनाव आयोग को पता लग जाएगा, उसके पास मेरा डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो मेरा नाम काट देगा कि ये आदमी अब अस्तित्व में नहीं है इसलिए वोटर नहीं रहा, या तो मैं खुद चुनाव आयोग में लिख के दूंगा, कोई एक फॉर्म होता है फॉर्म 6 या 7, कि मैं इस क्षेत्र से मेरा अब विस्थापन हो गया है, मैं पहले बिहार में रहता था अब मैं बंगाल में जा रहा हूं, इसलिए यहां से मेरा नाम काट दीजिए, मैं वहां आप वोटर बन जाऊंगा। तो वोटर खुद जब तक नहीं कहता, या तो वो मरता नहीं, या तो वो चुनाव आयोग को नहीं कहता कि मैं आपका वोटर नहीं रहा, दूसरे जगह जा रहा हूं, तब तक किसी का भी वोटर कार्ड काटने का, वोटर लिस्ट से नाम काटने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। ये स्थापित, ये बिल्कुल पूरी तरह से स्थापित है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं जो कि गंभीर है। मेरे ख्याल से राहुल भाई और धनंजय भाई ने ओएनओई और ये जो बिहार में जो सर बेसिर पैर की कवायद है दोनों के ऊपर, उसका असर क्या होगा इसके बारे में बता दिया। लेकिन मैं इसके एक कदम पीछे जाके इसके कारण पर जाऊंगा, और ये बड़ा रोचक बात है कि बार बार ये बीजेपी का इकोसिस्टम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहता है कि हम अमेरिका का कोई मॉडल लाने वाले हैं, अमेरिका में एक ही चीज होती है। तो आप अमेरिका का मॉडल क्यों कर रहे हो, आप स्विट्जरलैंड का मॉडल क्यों नहीं कर रहे हो? स्विट्जरलैंड में मॉडल यह है कि जब संविधान नागरिक का है तो 543 लोग बैठ के वो संविधान को कैसे बदल सकते हैं? संविधान संशोधन में तो नागरिकों के साथ आपको जनमत संग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि वो नागरिकों का दस्तावेज है। स्विट्जरलैंड में अगर किसी को संविधान संशोधन करना है तो हर नागरिक से वो जनमत संग्रह करवाता है। अब ये भाजपा कहेगी कि नहीं नहीं, जनमत संग्रह तो हर चीज में बहुत मुश्किल है। तो भारत में 1967 में गोवा में जनमत संग्रह किया गया था, भारत के चुनाव आयोग ने किया था, उसमें कोई सरकार नहीं चुननी थी। जनमत संग्रह ये था कि गोवा के लोगों को स्वतंत्र राज्य बनाना है या महाराष्ट्र के साथ जाना है, उस पर जनमत संग्रह हुआ, उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद ये तय किया कि हम महाराष्ट्र के साथ नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे। तो भारत में जनमत संग्रह होता है। तो भारत में अगर अच्छा ही काम करना है तो अच्छा काम करने के लिए दूसरे भी बहुत सारे मॉडल हैं, ये अमेरिका का ही मॉडल क्यों लगा रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो सर का जो ये इन्होंने जो चुनाव आयोग के माध्यम से शुरू किया है, ये देखिए एक अलग सी एक साजिश है। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा रंगबाज हूँ, फिर एक दिन मेरा उम्र हो गया 240 साल में, बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो लंगड़ा हो गया, अब मैं बैसाखी पर आ गया। तो अपनी दादागिरी अब मैं कैसे कायम रखूंगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बैसाखी पर हूं। बूढ़ा हो गया, बैसाखी पर आ गया, तो मैं दादागिरी कैसे कायम रखूंगा? इसलिए मैं क्या करता हूं, किसी दूसरे एक जवान दादा को अपना दोस्त बना लेता हूं, उसको वेतन भी देना शुरू करता हूं, उसको गाड़ी भी देता हूं, उसको घर भी देता हूं, ऑफिस भी देता हूं, और ये कहता हूं लोगों से तुम हफ्ता वसूली करो और उसका फायदा मुझे दे दो। बस ये कहता हूं। अब 2024 में बीजेपी समझ गई कि वो देश में सबसे लोकप्रिय पार्टी नहीं रही। 42% लोग क्षेत्रीय दलों को चाहते हैं। 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोग बीजेपी को वोट नहीं डालते, इसीलिए वो बैसाखी पर आ गई। अब क्योंकि उसके सरकार के पास मनमाना कानून लाने के लिए 400 पार का बहुमत नहीं है, तो क्या किया, केचुआ को नियुक्त किया, उसे वेतन दे रही है, उसे घर दे रही है, उसे गाड़ी दे रही है, उसे ऑफिस दे रही है, और उसको कह रही है कि काम ऐसा करो जिसका फायदा तो मुझे पहुंचे, नुकसान भले नागरिकों को हो जाए। पर इसमें समस्या समस्या यह है कि आप अभिषेक बच्चन को, अमिताभ बच्चन के बेटे वो भले होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसी वो जनता में पकड़ नहीं रख सकते। इसीलिए केचुआ नाम के अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने का अगर असंभव काम करेंगे, तो इसीलिए भूतपूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये काम होने वाला नहीं है, यह असंवैधानिक है, ये गलत काम है। मतलब ये होने वाला नहीं है। अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन नहीं बना सकते, भले उनके बेटे होंगे। तो आप अगर केंद्र क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को सरकार से भी ज्यादा, संविधान से भी ज्यादा अधिकार देंगे, तो वो वही बात होगी। इसीलिए ये जो भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, उनका झुकाव भले भाजपा के पक्ष में हो या नहीं हो, उनका कहना है कि असंभव काम है, ये संवैधानिक ही नहीं है, ये कैसे करोगे? तो मेरे ख्याल से भाजपा को धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये इस तरह के काम नहीं हो सकते। और धीरे ध्यान में रखिएगा, सीए एनआरसी के साथ भी इसी तरह से होगा, इसमें कुछ कानूनी पेच होंगे, ध्यान में रखिएगा। भाजपा का एक बहुत अच्छी उसने एक फॉर्मूला अपना लिया है, कोई भी एक गलत कानून बना दो, असंवैधानिक कानून बना दो। देखिए बुशरा जी, बहुत संक्षेप में बोल देता हूं, कोई भी कानून बनना चाहिए हमेशा वो न्याय युक्त कानून होना चाहिए, अन्यायपूर्ण कानून नहीं होना चाहिए। भाजपा क्या करती है, जानबूझ के एक अन्यायपूर्ण कानून बना देती है, जैसे पीएमएलए बना देती है, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का बना देती है। अब जब उस अन्यायपूर्ण कानून से लोगों को समस्या होती है, लोग फंसते हैं, तो लोग कोर्ट के पास जाते हैं। तो ये क्या करती है, कोर्ट को ना, न्यायपालिका को ओवरलोड कर देती है कि अनावश्यक हम जानबूझ के गलत कानून बनाएंगे, गलत कानून में लोग फंस जाएंगे, और वो फिर दुख दर्द अपना लेके कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट ओवरलोड हो जाएगा।
अब कोर्ट को अगर उस चीज का निर्णय भी देना हो तो कोई चीज देने में समय लगता है, और वो समय लगने में ही ये कोशिश करते हैं कि अपना फायदा हो जाए। जिसे बहुत सारे लोग आपके जैसे चैनल्स और आपके जैसे गंभीर क्या कहते हैं जर्नलिस्ट कहते भी हैं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। बीजेपी ऐसा प्रोसेस बनाती है कि प्रोसेस ही लोगों को पनिशमेंट लगे। वो क्या करती है, गलत कानून पहले बनाती है और गलत कानून को लोगों पर जब डालती है तो लोग अन्याय, जब उनके ऊपर अन्याय होता है तो न्याय की गुहार करके कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट उसको सुनवाई करके उसको न्याय देने में, अरविंद केजरीवाल को आपने गलत भी जेल में डाल दिया तो सही करने में तो 6 महीना लग गया ना। 6 महीने, ये बीजेपी की एक साजिश है। और मेरे ख्याल से लोगों को ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। जैसे बैरा, मुझे किसी होटल का बैरा तो ये पूछ सकता है कि आप जिलेबी खाएंगे या रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने मैकेनिक के पास ले गया हूं, वो थोड़े पूछ सकता है कि आप रसगुल्ला खाएंगे जिलेबी खाएंगे। उसको तो मेरा गाड़ी रिपेयर करना है। तो ये बिल्कुल कार्य जी क्षेत्र से बाहर है, चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसीलिए ये बेसिर पैर का पूरा जो उपक्रम है ये खत्म होने वाला है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें कही आपने अपने ही अंदाज में, ताकि लोगों की समझ में आसानी से इन चीज़ों को आ जाए। आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी लाजवाब होते हैं। आपके पास मैं आऊँगी धनंजय जी संक्षेप में, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट राहुल लाल जी से। धनंजय जी, क्या फिर मैं प्रशांत भूषण जो है उनका मैंने इंटरव्यू किया है, जो जल्द ही दर्शक देख भी पाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनको पूरी उम्मीद है कि 28 तारीख को जब ये सुनवाई होगी तब इस पर अंतरिम रोक लग जाएगी। अगर इस पर अंतरिम रोक लगती है तो जाहिर सी बात है ये जनता की जीत है, ये विपक्षी पार्टियों की जीत है, ये याचिकाकर्ताओं की जीत है। लेकिन चुनाव आयोग पर और खास तौर पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे? कोई सवाल नहीं खड़े होंगे। वो महान व्यक्ति है, महान लोगों पे सवाल नहीं खड़े होंगे। सवाल खड़े होते हैं कमजोर लोगों पे। हम पे आप पर सवाल खड़े होंगे। जो सत्ता में है, वो जो अभी बता रहे थे सिद्धार्थ भाई, उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि जी एक तो अभिषेक बच्चन हो तो चल जाएगा, विरासत है अमिताभ बच्चन का, लेकिन अगर मोदी जाए अमिताभ बच्चन का रोल करने के लिए तो क्या हो, है ना, उसको वहां से लीजिए। फिर आप ये देखिए कि ये क्या करते हैं, गलत कानून बनाते हैं, संविधान में परिवर्तन करके कानून बनाते हैं और फिर उसको न्यायालय से जस्टिफाई करते हैं कि ये देखिए संवैधानिक है। बस ये खेल खेलते हैं। ये एक बड़ा खेल है। अब जो आपने बात कही, आपके पास आपने जो कहा, उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन देश में हो क्या रहा है उसका मैं कुछ उदाहरण रखता हूँ। हमारे पास एक और फॉर्म है, गणना प्रपत्र प्रारूप, है ना, जो जो बताया था मैंने पहले कि 2000 जो 23 मतलब 2003 से पहले जो मतदाता है उनके पास ऑटो फील्ड फॉर्म आता है। ये ऑटो फील्ड फॉर्म है एक, जो उसके पास तो नहीं था, पुस्तक के साथ यहाँ पे है। एक पांडे जी हैं, वो बता रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसमें क्या क्या है। एक तो उनके घर का पता जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, बांकीपुर या बंकीपुर लिख दिया। फिर जो है, अब वो कहेंगे कि नहीं वो तो नाल रोड, इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, नाम में कितनी गड़बड़ियां होती है इसका उदाहरण हो सकता है इससे। फिर उसमें देखिए जन्म तिथि, आधार नंबर वैकल्पिक, आधार नंबर तो ले रहे हैं फॉर्म में दिखा हुआ पहले से, फिर वो मोबाइल नंबर ले रहे हैं, फिर वो ईपिक नंबर ले रहे हैं यदि उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहे हैं अगली लाइन में कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा कर। अब मुझे कोई बताए कि सर्वोत्तम ज्ञान क्या होता है? क्या वेद पढ़ के आएगा वो सर्वोत्तम माना जाएगा? इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आएगा वो सर्वोत्तम माना जाएगा? हार्वर्ड से पढ़ के आएगा वो सर्वोत्तम ज्ञान माना जाएगा? क्या ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? ये ऐसी घटिया हिंदी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी नहीं आती है वो कह रहा है कि मैं देश पे शासन करता हूँ। उसके बाद सुनिए आप आगे क्या लिख रहे हैं। ये लिख रहा है जी कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और किसी एक को चिन्हित करें उसमें से। मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ। अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से किसी एक दस्तावेज को उपलब्ध कराएं। मेरा जन्म भारत में 1/7/87 या 2/12/24 के बीच हुआ है। अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। माता या पिता का जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं, है ना। अब ये मुझे कोई समझाए जी कि जन्म स्थान कैसे प्रमाणित करोगे?
आप विद्वान सब बैठे हुए हैं यहाँ से, और जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता से भी पूछा जाना चाहिए कि जन्म स्थान कैसे प्रमाणित करोगे, कौन से प्रमाण पत्र से पता चलेगा ये जन्म स्थान सही है? कैसे पता करेंगे? अस्पताल से पता करेंगे या वो गांव का आदमी बोलेगा? वो जन्म स्थान कैसे प्रमाणित? फिर जो है जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए 3 तरीके हैं, मैं थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूँ। एक तो है कि आपका जो आपने पढ़ाई की है वो सर्टिफिकेट आपके पास है, 10th का सर्टिफिकेट। हालांकि उसमें है कि इसके बाद आपको 69 के बाद ये बना था रूल कि 69 के बाद सबको अपना जन्म और मृत्यु रजिस्टर कराना होगा। वो मान्य हुआ नहीं हुआ वो अलग कथा है, लेकिन अभी भी आपका 10th का सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे चिन्हित किया जाता है। फिर दूसरा है कि आप जी जहाँ पैदा हुए हैं अस्पताल का सर्टिफिकेट, अस्पताल का सर्टिफिकेट, इस अस्पताल में पैदा हुआ वो लिख के देगा, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत में कहीं जाएगा, फिर वो आएगा ब्लॉक में आएगा, वहां पे सीओ का या एसडीओ का साइन होगा, वो प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आप नहीं, अभी भी ढेर सारे बच्चे जो है पैदा नहीं हो रहे हैं अस्पताल में, तो क्या पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा भाई? वो तिथि, जन्म तिथि तो है कि आप जो है वहाँ के लोकल जो, जिसे आप शुरुआत में कहा सिद्धार्थ भाई कि ग्राम सभा, ये जो बंटवारा किया गया, नागरिकों ने अपने अधिकार को बांटे, तो ग्राम सभा जो है वो मुखिया और सरपंच ग्राम सभा बुलाएगा, ग्राम सभा में लोग आएंगे और बोलेंगे अरे बताइए धनंजय कुमार जी की कितनी उम्र होगी, क्या जन्म तिथि उसकी होगी? तो बताएंगे अरे वो जाड़ा बहुत भारी पड़ा था उस समय और मारा भी हो गया था उसके बाद, वही साल पैदा हुए। तो तारीख कौन थी? अब तारीख तो नहीं याद था, वो महीना जो है वो नवंबर होगा, बहुत ठंडा था जी, तो वो पूष का महीना होगा। अच्छा पूष का महीना कौन सा, तारीख कौन सी थी? अब तारीख तो हमको नहीं याद है, लगता है फलनमा मर गया था उस समय, उसी समय फलनमा मरा। अब ऐसे बताएंगे, और उसके बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र वो मुखिया देगा, उसके बाद वहां से जाएगा वो ब्लॉक में, फिर वो एसडीओ साहब या सब डिवीजन में जाएगा, एसडीओ साहब कहेंगे कि हाँ इसका जन्म प्रमाण बना। अब बताइए, मुझे समझाइए, कोई समझाए। आपके देश में प्रधानमंत्री का पद हो या फलाना का पद हो या ठिकाना ठेका लिया हो, सब जगह पैसा चलता है। प्रधानमंत्री भी पैसा से जीते जाते हैं, उनके चुनाव में कितना खर्च होता है वो चुनाव आयोग को नहीं पता है कि 80 लाख खर्च कर रहे हैं कि 40 लाख खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कितना पैसा खर्च हुआ जी। तो बताएगा कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च करना पड़ता है। बताइए ये 40 लाख में चुनाव आयोग कहता है कि 40 लाख में ये चुनाव जीते हैं, कहीं 40 लाख में कोई चुनाव जीत रहा है सीपीआई एमएल के नेताओं के अलावा? तो ये पूरा फ्रॉड चला रहे हैं, और फ्रॉड के धंधा को और फ्रॉड कैसे बनाया जाए, और फ्रॉड का मतलब होता है मैं तय करूंगा कि कौन सही है कौन नहीं। तो ये बहुत भयानक बात आप और ये लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए, सबके लिए घातक है। लेकिन एक और बात कहूं कि आज उनकी मौत हो रही है, कल आपकी मौत होगी। लिखिए, मुकद्दर का सिकंदर का बहुत फेमस डायलॉग है सिद्धार्थ भाई कि यहाँ जो है आज इनकी कल हमारी बारी है, वो बारी पलटती रहती है। वो आज जो गीत गा रहे हैं कि हम जो है ये बना देंगे, ऐसा कर देंगे, कल वो जब फंसेंगे, सत्ता बदलेगी, त्राहिमाम करेंगे। हमने कहा है कि उन लोगों के नाम याद रखो, कम से कम जो नामचीन लोग हैं उनके नाम डायरी पे लिख के रखो कि ये कल क्या बोल रहे थे, आज जब मरने लगे हैं तो क्या बोल रहे हैं। ये लिखा जाना चाहिए देश में। इस देश में हालांकि बदले की कहानी नहीं है, ये बदला लेकर के आते हैं। ये पूरा का पूरा तंत्र का बदले वाला है। आज तक मुसलमानों से बदला ले रहा है, आज तक ये गांधी से बदला ले रहा है, आज तक ये नेहरू इंदिरा गांधी से बदला ले रहा है, लेकिन उनकी परिपाटी बदला लेने की नहीं है। लेकिन कम से कम इतना लिख के रखो कि दिखा सको कि तुम इसकी मौत पे रो रहे थे कि अरे मरेगा नहीं आदमी क्या, सड़क है तो गड्ढे भी होंगे, लेकिन सड़क है तो गड्ढे हैं, सड़क तो आगे भी रहेगा, तुम नहीं रहोगे। तो तब सड़क पे गड्ढा क्यों है, तुम्हारे बाप ने कहा। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं और सब याद रखा जाएगा। ये भी कहा जाना चाहिए वो लोग जो कल बुलडोजर कार्रवाई पर वाहवाही कर रहे थे, आज जब उनके मकान गिर रहे हैं और जब वो रो रहे हैं, हमें तो उनके लिए भी उतना ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि हर किसी का दर्द जो है वो हमारा दर्द है। लेकिन लोग उस पर लिख रहे हैं फिर कि सबका नंबर आएगा, और लोगों का नंबर आ रहा है, और फिर राहत इंदौरी के शेयर को भी लोग शेयर कर रहे हैं। सवाल लास्ट में, राहुल लाल जी, वक्त की बहुत कमी है और बहुत संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब आगे लोगों के जहन में सवाल है कि अब आगे फिर क्या होने जा रहा है। सवाल ये है कि ये प्रक्रिया, जो मैंने धनंजय जी से भी कहा, कि अगर रुक जाती है और इसको अगर अंतरिम रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को लेकर एक बड़ा सवाल नहीं पैदा हो जाएगा कि जिसके लिए आपने
इतना हो हल्ला किया, जिसके लिए आपने इतने नागरिकों को परेशान किया, इतने पैसे खर्च किए, वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं टिक पाई? देखिए, हमें तो लग रहा है कि इसके पहले जो राजीव कुमार थे उन्होंने चुनाव आयोग की जितनी छवि खराब की, जितने सवाल खड़े हुए, ज्ञानेश कुमार उनका भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब अब तो चुनाव आयोग में प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, अलग अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। तो राजीव कुमार से भी नीचे गिरने का रिकॉर्ड तो ज्ञानेश जी ने बना दिया है। इसमें तो अब कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। इसमें चुनाव आयोग जो कि एक अच्छी खासी संस्था, गरिमा वाली संस्था होती थी, उसके लिए अब यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीते और देश के लोगों को कौन वोट डाले और वोट ना डाले। तो वोट डालना हमारे संविधान की विशेषता क्या थी? दूसरा जी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहां पे सोचिए महिला मताधिकार के लिए उन विकसित देशों में कितने संघर्ष हुए। यानी संविधान सोचिए, अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका आजाद 1776 में होता है, 1789 में संविधान लागू हो जाता है अमेरिका का, लेकिन महिला मताधिकार सोचिए कब मिलता है। ब्रिटेन में भी महिला अधिकार सोचिए 1900 में आके मिलता है, और भारत में 1947 में सबको मताधिकार एक साथ मिल जाता है। वो जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी विरासत है कि अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा, आप उसमें भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जो आपके साथ असहमति रखने वाले लोग हैं वो बाहर रहे, सहमति रखने वाले लोग वोट डालें और आप अपनी सरकार बनाएं। तो हमें लग रहा है कि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति होगी, और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाती है तो ये देश एक अशांति की स्थिति में जाएगा। तब फिर नागरिकों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद संघर्ष करें, राजनीतिक दल संघर्ष करें। जो संघर्ष अभी कोर्ट में दिखाई दे रहा है, संसद में दिखाई दे रहा है, उसका एक छोटा रूप हम लोगों को दिखा सड़क पे संघर्ष का। वो सड़क पे संघर्ष का जो है कि स्वरूप और विस्तृत हो जाएगा। तो वो एक खतरनाक स्थिति होगी। हमें लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना प्रकट की पिछले सुनवाई में 10 जुलाई को, वो एक अच्छा बेहतर संदेश गया है। और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेलगाम होते चुनाव आयोग के ऊपर कुछ लगाम लगाने के प्रयास तो जरूर किए हैं बुशरा जी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेलगाम होते इस प्रक्रिया पर कुछ लगाम उन्होंने जरूर लगाई है, और इसीलिए इसको राहत भी कहा जा रहा है और जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि जो भूमिका जो एक तरह से तय हुई और जो दिखी हमें उस वक्त, जिस तरह के सवाल भी पूछे गए, लग ये रहा है कि शायद इस पर अंतरिम रोक लग जाए, और इसी तरह की संभावनाएं जो एडवोकेट्स हैं जो अपीयर हुए हैं इन केसेस में, या जो इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, उनको भी इसी तरह की उम्मीद है। सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा 28 तारीख तक का। लेकिन देखना यह है कि इस सब के बीच चुनाव आयोग अपना क्या खेल करता है, और क्या उसके बाद भी उसका कोई खेल बचता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, धनंजय जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका और राहुल लाल जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।